करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बोधिसत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले वामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांसी राम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और माननीय बहन जी को मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस देश के सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया था। और साथ ही मैं मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के युवा हृदय सम्राट, डायनेमिक लीडर, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी और बहुजन समाज पार्टी के हम सब के गार्जियन, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई साहब आनंद जी और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम देख रहे श्री नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी, श्री रत्नाकर जी, दूजराम बौद्ध जी, OP वाजपेयी जी, सूर्यवंशी जी और स्टेट के प्रेसिडेंट हेमंत पोयाम जी, स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट शर्मा जी और हमारे दोनों विधायक पटेल जी और बहन बंजारे जी, आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ ही इधर जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक बैठे हुए हैं और दूर दराज से आई हुई मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मेरे युवा नौजवान साथी बैठे हुए हैं, क्रांतिकारी साथी बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों का मैं क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं और स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी लोगों की एक दिली इच्छा थी कि इधर एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए। इससे पहले भी पिछले महीने भी हमने एक प्रोग्राम करने का प्लान किया था, लेकिन वो 24 सितंबर में जो हम लोग पुनः पैक्ट दिवस पर इधर प्रोग्राम करना चाह रहे थे। पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी तैयारी की गई, बड़े धूमधाम से तैयारी आप लोगों ने की, गांव-गांव पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, आपने पूरे स्टेट के अंदर प्रचार प्रसार भी किया। लेकिन यहाँ पे बैठी हुई सरकारें डर गई। यहाँ बैठी सरकार किसकी आप जानते हैं? कौन है? सांपनाथ। यहाँ सांपनाथ की बैठी सरकार डर गई कि अगर ये बहुजन समाज के लोग बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर लेंगे तो सांपनाथ का मुंह क्या हो जाएगा? कुचल जाएगा। इसलिए वो डर गए और लास्ट डे उन लोगों ने हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। वो सोच रहे थे कि हम बहुजन समाज पार्टी के जो बड़ी बड़ी सभाएं हैं या मीटिंग्स हैं उनको रोक लेंगे तो ये कारवां छत्तीसगढ़ में ये सांपनाथ रोक लेंगे। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि बहुजन समाज के लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, बस्तर में रहते हैं। इधर हेमंत पोयाम जी बैठे हैं, देखिए वहीं रहते हैं जहाँ बहुत सारे सांपों का मुंह खुला जाता है, जहाँ पे सांपों का मुंह तोड़ दिया जाता है। मतलब तो ऐसे क्षेत्र में बैठे मेरे कार्यकर्ता इधर बैठे हुए, मैं दावे के साथ में कहता हूं उनको कि आप 2023 में बहुजन समाज पार्टी के कार्रवाई को रोक नहीं पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा में नीला परचम फहरा कर दिखाएगी। और ये जानना भी जरूरी है कि यहाँ नौजवान साथी इधर बैठे हुए, रत्नाकर जी बोल रहे थे, कोट किया उन्होंने कि नौजवानों के पास सोचने की ताकत होती, होश होता और बूढ़ों में करने का ताकत होती तो बात बन जाती। लेकिन मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं, अब नौजवानों के पास होश भी है और जोश भी है और बूढ़ों के लिए सम्मान भी है। हम जो हमारे बूढ़े हैं, हमारे सीनियर, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन लोगों ने बड़ी ही मजबूरी के साथ में, बड़ी मेहनत के साथ में, भूखे प्यासे रह करके इस कार्रवाई को यहाँ तक लेकर आए।
उनका हमेशा हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो XYZ, हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो हमारे मूवमेंट में लगे हुए हैं। और ये नौजवानों की ताकत है। मैं नौजवानों से आगाह करना चाहता हूँ, देखिए, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भटक गए तो सदियों तक गुलाम बना दिए जाओगे। और ऐसी साजिश इस देश में चलाई जा रही है। और इस बात को थोड़ी सी बात समझ लीजिए मैं, क्योंकि 3:30 बजे हम लोगों के यहाँ से निकलना भी है, 3:30 बजे निकलना भी है। तो उससे पहले मैं बात रखूँगा और भाई साहब मेरी बात रखेंगे। थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ आप लोगों से। हमें याद करना चाहिए बाबा साहब के संघर्ष को और बाबा साहब के सपनों को। बाबा साहब ने संघर्ष किया और सपना क्या देखा? बाबा साहब ने ये सपना देखा कि मेरे बहुजन समाज के लोग इस देश में शासक बने। बाबा साहब ने ये सपना देखा। आवाज नहीं भाई, कोई बोलेगा नहीं। बाबा साहब ने यही सपना देखा। माने बाबा साहब ने अपने परिवार को इस संघर्ष में बलिदान कर दिया। और सपना क्या देखा कि मेरा बहुजन समाज इस देश का शासक बने, इनके बच्चे इस देश के व्हाइट कॉलर अधिकारी बने, इनके बच्चे अच्छे कपड़े पहने, इनके बच्चे इस देश में राज करें। बाबा साहब ने ये सपना देखा। बाबा साहब ने ये सपना नहीं देखा कि मुझे इस देश का मेरे बच्चे, मेरे बहुजन समाज के लोग प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये सपना नहीं देखा। सपना देखा कि मेरा बहुजन समाज इस देश के बड़ी से बड़ी ऊंची से ऊंची कुर्सी पे बैठे। ये सपना बाबा साहब ने देखा। और इस सपने को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने रास्ते बना दिए और हमें बहुत सारी बातें बाबा साहब बता कर गए। अगर उन सब बातों पे हम चल लें तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि ये मेरा बहुजन समाज 2023 में छत्तीसगढ़ में और 2024 में इस देश की गद्दी पे आसीन हो जाएगा। और बाबा साहब ने हमें रास्ते क्या बताए? बाबा साहब ने उपदेश दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनने के नाम पर बाबा साहब ने कहा कि आपके घर में अगर 2 वक्त की रोटी मेरे बच्चों हैं तो 1 वक्त की रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दूसरी बात बाबा साहब ने कहा, संघर्ष करना। आपको जीवन भर संघर्ष करना है, कि बहुजनों का जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही आपका जीवन है। और हमें तब तक संघर्ष करते रहना है जब तक बड़े से बड़ी कामयाबी हमारे कदम को ना चूम ले, तब तक संघर्ष करते रहना। और यह भी कहा कि अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं, इसलिए हमको संघर्ष करना है। और तीसरी बात बाबा साहब ने कही, संगठित रहना है। संगठित माने क्या? हम सबको एक रहना है। अगर हम सब लोग एक हो गए तो इस देश में बहुजन समाज के लोग जो 6743 जाति में बटा हुआ है, इस देश की गद्दी पर आसीन हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने हमें उपदेश दिया और उसके बावजूद ही बाबा साहब ने हमें रास्ते बना दिए। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार भी दिया। बाबा साहब ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया, संविधान बना के तमाम तरह के अधिकार दिए। इस देश में मान सम्मान के साथ में जीने का अधिकार दिया, इस देश में सर उठा के जीने का अधिकार दिया, और इस देश में हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डिप्टी कलेक्टर SP बन जाए उसके लिए अधिकार भी दिया। ये सारे अधिकार इस संविधान के अंदर बाबा साहब ने हमको दिए। और बाबा साहब ने ये भी कहा, जब वोट की ताकत हमको बाबा साहब ने दी तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन बाई वोट। इस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए इस वोट के जरिए। साथ वोट पे ही सब कुछ डिपेंड है। वोट के जरिए ही हमारे पे जो अत्याचार होता है, जो हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार होता है, दुराचार होता है, हमारे नौजवान साथियों को लाठियों डंडों से मार मार के पीट पीट के मार डालते हैं, उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है। ये सारे तरह के अत्याचार अगर हम खत्म कर सकते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत। अगर इस वोट की ताकत का सही इस्तेमाल कर दें तो हम इस देश के राजा बनेंगे। और क्योंकि राजा जब बन जाते हैं तो उन पर अत्याचार नहीं होता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि जब राजाओं के घर में कोई अत्याचार करे। होता है क्या? कभी सुना है आपने? राजा के घर में अत्याचार नहीं होता है। इसलिए राजा बनाने के लिए बाबा साहब ने सपना देखा था
कि डोंट सेल योर वोट, अपने वोट का सौदा कभी नहीं करना। अगर आपने अपने वोट का सौदा कर दिया तो आप इस देश के राजा कभी नहीं बन पाओगे, इस देश का राजा नहीं बन पाओगे। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो वोट है मैंने आपको इसलिए नहीं दी है कि आप इधर 500 रुपये में बकरा भात खा लो। इधर बकरा भात बिकता चलता है ना भाई। जब मैं पहले दिन आया तो बकरा भात की बात हुई। कहाँ यहाँ बकरा टांग देते हैं खेतों में, लेबर नहीं मिलता है तो खेत में बकरा टांग देंगे और लेबर की लाइन लग जाती है। तो भाई ऐसा वोट के समय नहीं करना। पता लगे कांग्रेस बीजेपी के लोग उधर बकरा टांग दें, भात बनवा दें, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना। बाबा साहब ने कहा हमने वोट की ताकत आपको इस देश के राजा बनने के लिए दी है, न कि बकरा भात खाने के लिए दी है, न कि आपको एक बोतल दारू पीने के लिए दी है, न को आपको साड़ी देने के लिए दी है, आपको हमने पायल के लिए नहीं दी है। अरे हम तो आपको इस देश का राजा बनाना चाहते हैं। राजा बन जाओगे तो बकरा भात बांटोगे, लाइन लगा के खाओगे नहीं साथी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है। बाबा साहब ने, आप सबको पता है, जब बाबा साहब ने संविधान के अंदर बाबा साहब ने अधिकार दिए, मंडल कमीशन का अधिकार बनाया, आर्टिकल 340, 341, 342 बनाया, उसमें ओबीसी के अधिकारों की बात की, उनको रिजर्वेशन की बात की। उसके बाद 341 में शेड्यूल कास्ट की, माने कि दलितों को 15% रिजर्वेशन की बात की। उसके बाद 342 बना, उसमें 7.5% आदिवासियों को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन देने की बात की बाबा साहब। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट के अंदर इस संवैधानिक अधिकारों को चलाने की बात की, माने कि इनको लागू करने की बात की, तो कांग्रेस की सरकार ने मुकर गया। कहा नहीं, ये सब अधिकार आपने बना दिए हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं, काम करने के लिए नहीं है। तब बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 को क्षुब्ध होकर के कि जो मैं अनेक अधिकार बनाया हूं, जिन अधिकारियों को मैं, अगर उन अधिकारों को मैं लागू नहीं करा पाऊंगा तो मैं कानून मंत्री के पद पर रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है, मैं आज ही रिजाइन कर देता हूं साथी। और 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से रिजाइन कर दिया। कोई रिजाइन करता है मंत्री के पद से? बाबा साहब ने रिजाइन किया। और उसके बाद आप देख लीजिए, मानिया बहन जी आज इस मूवमेंट और मिशन को लेकर के चल रही हैं, बाबा साहब के पवित्र मिशन को लेकर चल रही हैं, माननीय श्री कांशीराम साहब के पवित्र मिशन को लेकर चल रही हैं। तो मानिया बहन जी भी किसी के सामने नहीं झुकी। अभी अहिरवार जी ने बताया 3 बार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, कहा हमें नहीं चाहिए, हमारी विचारधारा अलग है, आपकी अलग है, हम अपनी विचारधारा से, अपने महापुरुषों से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये मुख्यमंत्री के पद आते और जाते रहते हैं, मुझे इसका कोई घमंड नहीं है, अपना मुख्यमंत्री का पद ले लीजिए। और यही नहीं, आपने ये भी देखा 18 जुलाई 2017 में आपने देखा होगा, जब साबिरपुर कांड सहारनपुर में हुआ, मानिया बहन जी उस कांड के बारे में कुछ बोलना चाह रही थी, कहना चाह रही थी पार्लियामेंट के अंदर। बीजेपी के लोगों ने रोका और वहाँ पे डिप्टी स्पीकर जो बैठा हुआ था उसने रोका, कहा नहीं 3 मिनट में। बहन जी बोली इतना बड़ी घटना हुई है और आप चाहते कि इसको 3 मिनट में हम कैसे पूरा कर दें? तो बहन जी ने कहा कि अगर आप मुझे बोलने की परमिशन नहीं दोगे तो मैं आज ही रिजाइन करती हूं। अगर मैं अपने समाज की बात को नहीं रख सकती तो मुझे यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है साथी। बहन जी ने रिजाइन कर दिया। इसलिए साथी मैं कहना चाहता हूं, ये शेरनी बहना है, ऐसे नहीं नाम पड़ा है। हमारी बहन क्या है? शेरनी बहना आयरन लेडी, पूरे देश में नाम से फेमस है साथियों। और अभी एक वक्तव्य आ रहा था, जेडीयू के एक केसी त्यागी हैं, उनसे बात हुई मीडिया वालों की। मीडिया वालों ने कहा अरे बहन जी तो सीबीआई से डर जाती हैं, तो केसी त्यागी हमारी पार्टी का तो नहीं है, आरजेडी को जेडीयू का है। उसने कहा अरे बहन कुमारी मायावती जी तो भगवान से नहीं डरती हैं, तो सीबीआई क्या चीज है? ये किसने बोला? जेडीयू के महासचिव हैं केसी त्यागी ने बोला। साथियों आप बहन जी को कमजोर मत समझिए। मैं दावे के साथ में कहता हूं, जो आज इधर लोग आए हुए मेरे साथी, नौजवान साथी आए, पार्टी के वर्कर, लिमिटेड लोगों को बुलाया गया था, सबको नहीं बुलाया गया था, लिमिटेड लोगों को बुलाया गया था।
लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि लिमिटेड इसलिए कि जगह हमारे पास छोटी थी, उस जगह के हिसाब से हमने प्लान किया था कि हम 1000 लोगों को बुलाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ करीब करीब 1000 की संख्या तो छोड़ दीजिए, 1000 तो बैठे हुए हैं, बाकी साइड में भी हैं, बाहर भी स्क्रीन लगी हुई, सब देख रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत, इतना जोश और जुनून इस बात को इंगित करता है कि 2023 में बहुजन समाज पार्टी की इधर सरकार बनने जा रही है, 100% बनेगी। और हमारी पूरी टीम बैठी हुई, सारे काबिल लोग बैठे हुए, सारे एक्सपीरियंस होल्डर बैठे हुए, और कई लोग, सारे हमारी समझ से जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों ने माननीय श्री कांशीराम साहब के साथ में काम किया है और माननीय बहन जी के साथ में भी काम किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस टीम पर विश्वास करिए, विश्वास मेन होता है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं टीम के लिए है तो बात नहीं बनने वाली। आप पहले विश्वास बनाइए, और मैं इधर से भी कहना चाहता हूँ, आप आगे वालों पर भी विश्वास बनाइए। विश्वास ही एक मेन कड़ी है। विश्वास है, मन में विश्वास है कि 2023 में छत्तीसगढ़ की धरती पर नीला परचम फहराएंगे तो फहरा करके रहेंगे साथियों। अपने अंदर से विश्वास होना चाहिए। और इसीलिए मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग इधर जो आए हुए हैं, इस बात को ध्यान में समझना चाहिए कि आज बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां है पूरे देश के अंदर आगे की तरफ है साथी, आगे तरफ बढ़ रहा है। आपके बगल में तेलंगाना भी है, आपके बगल में आंध्रा भी है, उधर से खबरें आती रहती हैं, देखिए। और आपके बगल में मध्य प्रदेश भी आपसे जुड़ा हुआ, मध्य प्रदेश के ही पार्ट थे आप। उससे बगल में आप चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह बहुजन समाज पार्टी का कारवां और बहुजन समाज पार्टी की बात आगे बढ़ रही है। और इस वक्त क्या है, इस वक्त हमें नौजवान साथियों को समझने की ज़रूरत है कि जब हमारा कारवां आगे बढ़ेगा तो दुश्मन हमारे कारवां को रोकने के लिए कुछ हर्डल्स खड़े कर देगा, कुछ रेजिस्टेंस खड़े करेगा कि बीएसपी का कारवां आगे न बढ़ने पाए। क्योंकि 1952-53 की एक बात याद रखिए, 1952-53 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ें, और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ करके हम पार्लियामेंट में पहुंच करके इस देश के दबे कुचले दलितों, आदिवासियों, गरीबों की बात को उठाएं। लेकिन कांग्रेस नहीं चाह रही थी, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव जीत करके पार्लियामेंट पहुँचे। और उसने उस वक्त उनके पीए जो रहे थे काजोलकर को चुनाव में ला करके खड़ा कर दिया और बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया। और बाबा साहब के चुनाव, जितने चुनाव से काजोलकर जीता, उसके दुगने वोट बाबा साहब के इनवैलिड कर दिए। माने कि हर हालत में बाबा साहब को रोकना चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट ना पहुंचने पाए। और वही हाल इस वक्त भी देखिए साथियों, जब उस वक्त काजोलकर थे और इस वक्त भी तमाम तरह के संगठन यहाँ खड़े हो गए। जो पहले बहन जी की बात कर रहे थे, बहन जी करते थे, और आज उन लोगों ने अपनी अलग अलग पार्टी बना ली। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते कार्रवाई को कैसे रोक दिया जाए। अगर बहुजन समाज पार्टी को रोक लेंगे तो माने कि हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस और बीजेपी इस देश में काबिज रहेगी। क्योंकि इन दोनों पार्टियों को अगर कोई रोक सकता है तो ये बहुजन समाज पार्टी रोक सकती है, और कोई तीसरी पार्टियों की पार्टी करते नहीं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर अपना उसका नेटवर्क है। हर जगह पार्टी के वर्कर्स हैं, हर जगह पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पैन इंडिया हमारे पास लोग हैं। तो इसलिए आज भी बहुजन समाज पार्टी इस देश के तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है वोट बैंक के हिसाब से। पहली बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, नंबर तीसरे पे कौन है? बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। ये गर्व की बात हमारे लिए है कि हमारी पार्टी एक गरीबों की पार्टी, दलितों की पार्टी, आदिवासियों की पार्टी, बहुजन समाज के लोगों की पार्टी आज इस देश के तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। तो इस पार्टी को रोकने का प्रयास करने के लिए तमाम तरह के संगठन खड़े किए जाते हैं। ऐसे संगठनों से हम लोगों को आगाह रहना पड़ेगा, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अरे बहुजन समाज पार्टी आज इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो महापुरुषों के संघर्षों के बदौलत, महापुरुषों के बलिदान की बदौलत, माननीय बहन जी के संघर्षों के बदौलत बनी है, ऐसे नहीं बनी साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि समय मैंने कहा था हम लोगों को निकलना है, 3:30 पे फ्लाइट भी है। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूंगा।
और अगली जब मीटिंग मैं युवाओं की करूंगा तो मैं आपको सारी बातों से परिचित कराऊंगा। और इन्हीं सब बातों के साथ साथियों,